हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो क्या हाल चाल आप लोगों के? वैसे कब पेपर खत्म हुए थे आपके? 2 अप्रैल। ज्यादा दिन घर वालों को तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई? आराम करने का मौका तुम्हें ज्यादा नहीं दिया क्या? मुझे लग रहा है चलो 10 दिन तो एंजॉय करे आप लोगों ने। तो 10 दिन लेट सो के उठ के फिर दोबारा से जल्दी सो के उठना कैसा लग रहा है आप लोगों को? खैर बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरे बता रहे हैं बुरा लग रहा है। ठीक है बच्चे, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही किसी किसी की। खैर दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग। फेवरेट है ना? कि नहीं? अब दोबारा हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये कि जितने भी बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है उन्हें बिल्कुल भी परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि बेसिक है सब कुछ। सब कुछ क्या है, पूरा कोर्स क्या है? बेसिक मैथ्स। जहां कैलकुलेशंस को लेके थोड़ी सी ट्रिकीनेस दिखाते हैं, वो प्रॉब्लम भी वो प्रॉब्लम भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या अलाउड है? कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है। हाँ, लेकिन ना थोड़ा पढ़ाई के तरीके में फर्क आएगा, थोड़ा सा हमें ज्यादा लॉजिकल पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। स्कूल में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर निकालने में होता था, कि बस किसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होके क्या निकल जाए? आंसर। यहाँ पे इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो पेपर में अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि मतलब लैंग्वेज में दिक्कत आती है, या कुछ ऐसे समझ रहे हो बात को। इसके अलावा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड कौन कौन है? हैंड रेस करे बेटा, जिन्होंने मैथ्स लेने का पाप 11th 12th में नहीं किया था, आप लोग हैं। अब मैथ्स बैकग्राउंड, नॉन मैथ्स वालों की बात करते हैं। नॉन मैथ्स वाले बच्चे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 80% सिलेबस, 80 मार्क्स तक का। देखो 40 नंबर का स्टैट्स है, पहली बात तो क्या बोला? 40 नंबर का स्टैट्स है। तो स्टैट्स इकोनॉमिक्स के साथ ध्यान है, 11th क्लास में इंडियन इको पढ़ते थे। इंडियन इको था तुम्हारा? नहीं था? अच्छा 12th में नहीं, उसमें भी 11th में स्टैट्स के साथ क्या था? अच्छा तुमने उल्टा पढ़ा है, बाद में चेंज हो गया था ना शायद, कुछ ऐसा ही है। सारे एक्सपेरिमेंट, तुम तो एक्सपेरिमेंट वाला बैच है यार। खैर तो हाँ, अभी भी तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि अभी पता नहीं है कि सितंबर में एग्जाम होंगे कि, ये पता है ना तुम्हें? कुछ बच्चों को ऐसे बोल दो, वो कहते हैं सर क्या बताऊं, जब भी कुछ होता है ना हमारे साथ ही होता है। दोस्तों खैर वैसे उम्मीद है कि शायद सितंबर में होंगे एग्जाम। ठीक है, उम्मीद है कि एग्जाम किस में होंगे? सितंबर में। कोई ना ऑफिशियल लॉजिक नहीं है, लेकिन कहीं पे किसी ऐसे ही बात हो रही थी टीचर से, तो उन्होंने कोई एक रेफरेंस दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सितंबर में ही बोला। खैर आगे की बात करते हैं। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि जो नॉन मैथ्स वाले हैं, 40 नंबर का स्टैट्स है, जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा था। कितने अच्छे से पढ़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन कितने भी अच्छे से पढ़ लिया हो, दोस्तों यहाँ पे जो लेवल है वो लेवल वहां का नहीं। वहां तो क्या होता था, एक्स और एफ दे रखा है, अर्थमेटिक मीन निकालो, है ना? यहाँ पे क्वेश्चंस उससे अलग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए वो उससे भी आसान होते हैं। प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी लगाओ, विद इन अ 1 मिनट यू विल गेट अ आंसर। ठीक है। अच्छा देखो, पेपर किसी टॉपिक को चालू करने से पहले थोड़ा पढ़ना समझना पड़ेगा कि कोर्स क्या है, पेपर कैसा आता है। नहीं तो जो तरीका होगा
वो तरीका लगेगा कि यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, बड़े सिंपल से हम कोई 10th क्लास का टॉपिक उठा लिया कि सिंपल सिंपल से करते थे, इतना क्यों दिमाग लगाना है। तो इस सब चीजों के पीछे रीजन है, रीजन मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 40 नंबर का स्टैट्स है, जितने बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड को सीखना पड़ेगा उतना ही नॉन मैथ्स को सीखना पड़ेगा, यानी कि सब बराबर बराबर है। 20 नंबर की LR है, सबके लिए बराबर बराबर है। 60 नंबर तो यही हो गए। अब क्या बचा, 40 नंबर का मैथ्स। जो 40 नंबर का मैथ्स है बेटा, उसके अंदर मान के चलना 5 5 10 और 15 25, मान के चलो 25 30 नंबर का। 30 नंबर का सिलेबस ऐसा है जो अप टू 10th क्लास तक पढ़ाया जा चुका है। क्या बोला मैंने, 30 नंबर का सिलेबस ऐसा है जो अप टू 10th क्लास तक पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ये मैं मान सकता हूं कि जो नॉन मैथ्स वाला होगा वो ये कह सकता है कि सर जो 30 नंबर का अप टू 10th पढ़ाया जा चुका है वो मुझे याद नहीं। तो बेटा यहाँ पे बेसिक से ही बताऊंगा। क्या बोला मैंने, बेसिक से ही बताऊंगा बेटा, समझ गए बात को। अच्छा, अब कितना देखो, 60 पहले हो गए थे और 30 नंबर का वो 90 नंबर तो यही हो गए, तो मैंने तुम्हें बोला ही था। एक 10 नंबर का सिलेबस ऐसा है जो कौन से वाला है, 11th 12th से है। टॉपिक के नाम बताया तो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और आपका एक है सेट फंक्शन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये सब कुछ मिला के 10 नंबर का है बस। ठीक है, ये नॉन मैथ्स वालों को बिल्कुल बेटा बिल्कुल साफ साफ सच सच बताए। और इस 10 नंबर को भी अगर आप अचीव करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। मैं तो पूरी एफर्ट्स डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो अचीव नहीं होता, अगर आपने डाल दिया तो अचीव हो जाता है। मेरे साथ आज तक कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार कभी बीकॉम पढ़ा रहे थे बहुत साल पहले जब पढ़ाते थे, अब तो पढ़ाते ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक पूरे बैच को सिखाया। तो मैं क्वेश्चन कर रहा था, ध्यान नहीं रहा, कुछ माइंड में बात चल रही थी या कुछ होगा, कहीं गलती हो गई मुझसे। मुझे इतनी खुशी इस बात की थी, गलती की नहीं, ठीक है मुझे खुशी इस बात की थी कि एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा, बाकी सब चुप बैठे हैं या अपनी बातों में लगे हैं या कुछ, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा मुझे कहता है सर ये गलत नहीं हो गया। तो लिटरली मेरे माइंड में आया कि यार ये तो नॉन मैथ्स है, ऑब्वियसली मैं ध्यान रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि नॉन मैथ्स वाला कहाँ अटक सकता है। तो मैंने फिर ध्यान से, पहले उसको गलत ठहराने से पहले मैंने अपने आप को देखा, और वाकई में मैंने क्या कर रखा था, वो गलती कर रखी थी, मिस्टेक कर रखी थी। तो खुशी इस बात की हुई कि देखो, जो तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन जो पिछले साल, ये 12th वाले बच्चे जरा बताएं कितने टाइम पढ़ते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पूरे साल में कितने महीने पढ़ते हो। एक बच्चे ने बोला 9-10 महीने, ठीक है, मतलब सही बात है, पूरे साल क्या पढ़ते हैं हम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैंने पढ़ाया था सिर्फ 5 क्लासेस, और उनमें से भी 3 क्लासेस बेसिक की थी, 3 क्लास मान लो मैक्सिमम। 3 क्लास के बाद अगर चौथी 5वीं क्लास में कोई बच्चा मिस्टेक निकाल सकता है, तो मेरी जो टेक्निक है वो तो है ही है, उस बच्चे की क्वालिटी मुझसे भी ज्यादा है कि उसने इतने एफर्ट्स डाले कि वो मिस्टेक निकालने लायक बन गया। इसके अलावा अभी एक सीए फाउंडेशन का बैच, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड एक गर्ल, मैं क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बोलूं क्या, और क्वेश्चन नंबर करे 12, और उसका सबसे पहले ऑनलाइन बच्चा बैठा हुआ और सबसे पहले जवाब, टाइप भी करना पड़ता है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता है, सबसे पहले जवाब। फिर मेरे को लगा कि मैंने कहा भाई पीछे से आंसर देख के तो नहीं बता रही है लड़की। मैंने उससे रीजन पूछा, उसने रीजन भी बिल्कुल सही दिया। तो मैंने पूछा कि इतना इतना इंप्रूवमेंट कैसे, मैंने भी पूछा। कहते सर जो आपने पढ़ाया, मैंने घर पे मतलब क्लास खत्म होते ही खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, मतलब ये एक बोलने वाली बात है, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपने आज पढ़ाया है उसे रिवाइज। तो दोस्तों जितने भी बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, अगर ऐसी एफर्ट्स डालोगे तो सर जी मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख सकता हूं जहां मर्जी लिखवा लेना, कि मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि पेपर में अच्छे मार्क्स। एफर्ट्स के बगैर बेटा, नॉन मैथ्स छोड़ो, मैथ्स भी हो तो मैं क्या ही कर लूंगा, है ना। चलिए,
तो ये तो था थोड़ा सा कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, ये कोर्स आपके सोचने का तरीका बदल देता है, आपका थॉट प्रोसेस बदल देता है, आपको बहुत इंटेलेक्चुअल बनाता है। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये तो आप सबको पता है, सीए से भी बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, है ना। कई बार कोई अगर किसी से पूछूं यार, वैसे एक जनरली जैसे पूछते हैं, सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू ज्यादा है कि एक आईएएस ऑफिसर की वैल्यू ज्यादा है? आईएएस की ज्यादा है, मैं भी मानता हूं इस बात को। सैलरी इतनी नहीं होगी, सैलरी होगी लाख रुपए तक होती होगी, और कितनी होती होगी, बस इतनी ही होती है, इससे ज्यादा मत समझ लेना। एसीपी, एसीपी की बात कर रहा हूं, असिस्टेंट कमिश्नर, इतने के आसपास ही होती है। हाँ, परक्यूजिट्स अच्छे मिलते हैं कि अच्छी जगह घर दे दिया जाएगा, गाड़ी वाड़ी सब, चलो उस बात को छोड़ो। लेकिन दोस्तों मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये जो तुम्हारे 2 साल है ना, फाउंडेशन और इंटर, ये तुम्हारे माइंड को इतना शार्प कर देंगे, इतना लॉजिकल सोचने के लिए ट्रेन कर देंगे कि फिर आप यूपीएससी हो या वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट पेपर हो, उसके लिए भी क्या हो जाओगे, डेवलप हो जाओगे, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो आप समझना, ये बहुत बहुत ट्रांजिशन होता है। मैंने एक बड़े भोले से और बड़े सीधे से बच्चे को भी बहुत तेज होते हुए देखा है कि एकदम से बात को पकड़ना कि सर ये गलत नहीं है, ये सही नहीं है, या इस तरीके से। तो इसलिए आपको पढ़ाई करनी है, मन से पढ़ाई करनी है, और अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पढ़नी है। अगर ऐसे पढ़ाई करोगे, मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। खैर, ये तो थी कुछ और जनरल बातें। आइए अब आपको थोड़ा पेपर के बारे में बता दूं। बेटा, आपका जो पेपर है, आपका जो पेपर है, इस पेपर का नाम क्यूए रख दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन बेटा आपको बताऊं कि ये जो कोर्स इस समय चल रहा है, थोड़े चेंजेस हुए हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुए। यही पेपर 2006 से चल रहा है, और मैं भी 2006 से ही पढ़ा रहा हूं, मतलब 2005 से पढ़ा रहा हूं, लेकिन सीए का जो पहला बैच पढ़ाया था वो 2006 में पढ़ाया। 2005 में मैंने पढ़ाया था, ग्रेजुएशन को पढ़ाया था बस। तो यहां पे आप जरा देखिए, 2006 से यही कोर्स चल रहा है, और इसमें पहले सिर्फ 2 सेक्शन होते थे, एक तो मैथ्स का और एक स्टैट्स का। आज 2012 से नया कोर्स आया, जिसके अंदर क्या डाल दिया गया, 2018 से सॉरी, एलआर डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया बेटा? एलआर। ये जो अभी कोर्स चल रहा है जिसमें एलआर भी है, 2018। अब उसके बाद फिर ये चेंज हुआ है, ठीक है ना, लास्ट अटेम्प्ट में ये फिर चेंज हुआ है। बेटा ये आपका 100 नंबर का पेपर है, और 100 मार्क्स के इस पेपर में से 40 मार्क्स का मैथ्स है, 20 मार्क्स का एलआर है, 40 मार्क्स का स्टैट्स है। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैट्स और एलआर 60 नंबर तो ये सबके लिए बराबर है। और रही बात मैथ्स के 40 नंबर की, जिसमें से 30 नंबर तक का सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड, मैं आपको नाम ले देता हूं। बेटा इक्वेशन, एक चैप्टर होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 10th क्लास का चैप्टर किसका है? आपको ध्यान होगा 10th क्लास में पॉलिनोमियल करके एक चैप्टर होता था, और पॉलिनोमियल के बाद इक्वेशन करके एक चैप्टर होता था। अच्छा, रेशो ए इज टू बी, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, ये 7th 8th क्लास के टॉपिक है। मतलब 8th में मुझे जहां तक उम्मीद है रेशियो प्रोपोर्शन समझाया जाता है। इंडाइसिस जैसे x की पावर a इंटू में x की पावर b, जब बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है? ऐड। 7th 8th 6 7 से पढ़ते आ रहे। एक लॉग करके भी टॉपिक है, लॉग चलो मैं मान लेता हूं अलग है। इसके अलावा और सुनना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 7th 8th में ये टॉपिक था, आज भी है। सबसे ज्यादा वेटेज का है, 15 नंबर का है सिंपल इंटरेस्ट। और अब अच्छा, आप में से कौन कौन अप्लाइड मैथ्स वाला है? अप्लाइड मैथ्स करके एक आता है ना मैथ्स, जैसे एक होता है कोर मैथ्स जो आप लोग पढ़ते हो, एक है अप्लाइड मैथ्स, उसमें टिग्नोमेट्री नहीं होती, बाकी सारा होता है। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा एपी जीपी, बेटा एपी ध्यान है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। कुछ याद ना हो कोई बात नहीं, सब याद दिलाऊंगा, ठीक है, सब याद दिलाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कैलकुलेटर के ट्रिक्स बताऊंगा।
ठीक है। कैलकुलेटर के ट्रिक्स अलजेब्रा वाले टॉपिक्स में नहीं चलते, कैलकुलेटर के ट्रिक्स कहां चलते हैं, नंबर्स वाले टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका 100 नंबर का पेपर है, इसका बाइफरगेशन बता रखा है। इस पेपर में इसकी पेपर की डिफिकल्टी क्या है, इस पेपर की डिफिकल्टी दो है। एक डिफिकल्टी ये है कि आपको पेपर जो मिलेगा, दो चीजें मिलेंगी बेटा आपको। एक मिलेगा क्वेश्चन पेपर, एक क्या मिलेगा बेटा, क्वेश्चन पेपर, और एक मिलेगी बेटा ओएमआर शीट। जिस ओएमआर शीट में ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी और इसके नीचे 4 सर्कल, क्वेश्चन नंबर 2 4 सर्कल, बस ऐसे चलता जाए। ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि इस पे सिर्फ क्या कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो जो भी आंसर है। अब क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, रफ शीट मिलेगी, यही तो पहली डिफिकल्टी है कि आपको कोई भी रफ शीट अवेलेबल नहीं हो। तुमने का मतलब लिखेंगे कहां पे, नहीं बेटा यही तो बात है, लिखना नहीं है, आपको चीजें कहां पे सॉल्व करनी है, माइंड। आपसे पूछता हूं जैसे बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएंगी, अरे चल कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है बेटा, हाँ प्रियंका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओगी, ठीक है। आपका नाम बताओ, अंशी। अंशी देख सुन, मैं सिखा तो सब कुछ दूंगा, लेकिन थोड़ा फास्ट भी सीखना पड़ेगा क्योंकि हम 6-7, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे इसने बताया बेटा तेरे को इसके लिए पेन पेपर की जरूरत थी, तेरे माइंड में ये बात, अच्छा मैं तेरे से पूछूं, सभी सुनना, x की पावर 2 इंटू में x की पावर 3, मैं लिख देता हूं, क्या इसके लिए आपको x की पावर 5 हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, क्या इसके लिए लिखने की जरूरत है। ऐसे ही ये तो बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली इतना बेसिक तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ मैंने आपको बताया कि वो ये चाहते हैं कि जितना आपसे पूछा जा रहा है यू ऑलरेडी लर्न इन योर स्कूल स्टैंडर्ड्स, तो आप इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि आपको इन सब चीजों को करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो यही तो देखना चाहते हो कि हाउ कंफर्टेबल, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर इन योर बेसिक्स, आप बेसिक्स में कितने कंफर्टेबल। ठीक है, यकीन मानना दोस्तों, मैथ्स आगे नहीं है, इंटर में नहीं है, फाइनल में नहीं है, लेकिन मैथ्स में अगर आप आज कमी छोड़ेंगे, जितनी कमी छोड़ेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे इंटर में और फाइनल। ठीक है ना, फाइनल तक तो बाद की बात है, इंटर में ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी और इतनी दिक्कत कि चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, जब क्योंकि देखो जब बाकी सारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे, तो टीचर कितनी बार 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 में वापस आएगा आपके लिए कि अच्छा तू यहां अटक गया या यहां अटक गई बेटा, तो नहीं रुकेगा ना वो, तो एक बार रुक जाएगा पीछे, तुम्हारे लिए स्लो हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो आपको मैथ्स इसलिए अच्छा करना है, एक तो आपको ये सीए फाउंडेशन लेवल पास करना है, साथ के साथ इंटर में मैथ्स नहीं है लेकिन मैथ्स का यूज बहुत है, अलजेब्रा की बात नहीं कर रहा, मैथ्स तो बहुत कुछ होता है ना, इंटरेस्ट मैथ्स होता है, रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स होता है, कॉस्टिंग एफएम जैसे सब्जेक्ट है, इनमें रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत यूज होता है। तो मतलब आज अगर कमी छोड़ो तो फिर बाद में दिक्कत आती है, तो इसलिए आपको तैयार करना है, और साथ के साथ ये लास्ट मौका है आप लोगों के पास अपने आप को ठीक करने का, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कोई बच्चा समझ के सिखाने वाला नहीं। आप सोचो ऑफिस में जाओगे और ऑफिस में अगर कहीं पे कैलकुलेशन की बारी आ गई और तुम उसी समय चुप, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें कहेगा बेटा मैं 1 घंटे की ट्यूशन लूंगा आपकी, करेगा ऐसा, नहीं करेगा ना। सब कुछ कहां पे सीख के जाना है, यहाँ पे, और मैं आपको उसके अंदर पूरी पूरी हेल्प करूंगा। अच्छा मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन पेपर, पता है क्या इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन पेपर, ये लो जी, ये क्वेश्चन पेपर है, यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 99, फिर यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 100, ये पेपर खत्म हो गया, ये ब्लैंक पेज है, और ये आपके लिए क्या है,
रफ शीट। तुमने कहा ये पेपर का टुकड़ा? मैंने कहा नहीं और देंगे बेटा, ऐसी क्या बात है, इतना भी गलत नहीं। इसका जो बैक साइड है वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। तो बेटा अब आपके पास 1.5 पेज है और क्वेश्चन कितने ये तो बता दो। 100। बहुत ही नाइंसाफी है ये तो। लेकिन आपको अपने आप को, मैंने इसी ये जानबूझ के बताना जरूरी था बेटा, नहीं तो मैं जब मेरा जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा आपको लगेगा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे स्कूल में करते थे इक्वेशन बना बना के, वैसे क्यों नहीं कर रहे। वो सबसे सिंपल तरीका था, और सिंपल इसलिए क्योंकि पहले से आता है। अरे भैया अगर लिखने बैठ गए तो क्या इस 1.5 पेज में 100 क्वेश्चन हो पाएंगे? नहीं। तो मुझे आपको बता दिया, पहला चैलेंज आपको पता चल गया। अच्छा सर पक्का इससे ज्यादा नहीं आएगा? दोस्तों आ सकता है, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता। प्रॉमिस ये कर सकता हूं कि 1.5 पेज मिलेगा। सर 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज पेपर बाहर नहीं मिलता। मैथ्स का पेपर ना, जैसे पेपर आप दोगे ओएमआर शीट में सर्कल करोगे, आपका पेपर और आपकी ओएमआर शीट को वो खुद ही धागे से बांध के आपसे क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। सर ऐसा क्यों, मतलब हमें पे पता करना हो कि हम कितने सही करके आए कितने गलत? कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कभी पूरी तरीके से बात प्रूव नहीं हो पाती कि कितने पेज मिलते हैं कितने नहीं। लेकिन जो लास्ट अटेम्प्ट था, जो अभी पीछे पेपर हो चुका है, अब तो जून में जो पेपर हो चुका है उसके अंदर बच्चों ने बोला 3 पेज, 3 पेज मतलब दोनों साइड मिला के कितने हो गए, 6 पेज अवेलेबल थे, ठीक है। और यकीन मानना बच्चों के मार्क्स भी खूब आए, ठीक है। यहाँ पे कोई फोटो लग रही है, ये पुराने वाला है, पता नहीं, मैं देखना आपको दिख जाएगा, अभी अभी के दिख जाएंगे जी, आप मुझे लगता है बने होंगे या जो भी है दिख जाएंगे आपको कि कितने आए थे। 96 मार्क्स थे मैथ्स में, और 96 एक बच्चे के नहीं थे, कम से कम नहीं तो 91 वाले भी थे, 92 वाले भी थे, और 80 वालों की लाइन थी। तो वो आपको फर्क दिख गया। 6 पेज आए तो बच्चा, चाहे मैं कह रहा हूं यूज ना करे हो, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं वैसे लिख के करना, लेकिन इंसान क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हर्डल, ठीक है ना। देखो बेटा अच्छी बुरी सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि पूरी क्लैरिटी आपकी होगी तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। बेटा दूसरी प्रॉब्लम ये है, यार ये तुम्हें पता है ये पेपर कितनी देर का है, बताओ? बहुत बढ़िया यार, 2 आवर्स का मतलब कितना होता है बेटा? 120 मिनट। 120 मिनट में क्वेश्चन कितने करने हैं दोस्तों? ये तो हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन की बात हो गई, हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन की बात हो गई। ये अपने आप में दूसरा चैलेंज है। लेकिन बच्चे मैं आपको सही बताऊं, ये देखो ये जो लड़का दिख रहा है मनित सिंह भाटिया है, अकाउंट्स में 90 है, मैथ्स में 89 थे, ठीक है। सुनाई नहीं दिया यार, मेरी आवाज ज्यादा है ना तो गूंजती है मेरे माइंड। हाँ हाँ हाँ, ये 3 महीने में इस बच्चे ने निकाला था, बात 3 महीने की नहीं है, बात ये भी है नहीं 89 लाए, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने कहा हमारे पास और भी बहुत सारे रिजल्ट है जिसमें 90 प्लस भी है और हर बार ही आते हैं। तो बेटा मैं आपको बताऊं, इस बच्चे ने 2 घंटे का जो पेपर था ना ये मैथ्स का, ये 1 घंटे में खत्म कर, 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म कर दिया। 1.5 घंटे से पहले जाने नहीं देते, आधे घंटे इसने रिवाइज किया, 1.5 घंटे बाद ये बाहर था। मैंने कहा 89 आए थे, तो मैंने कहा कह रहा सर करे तो उससे भी ज्यादा थे, 1-2 गलत हो गए होंगे। तो आप सोचो तैयारी इतनी अच्छी भी हो सकती है, कोई अलग से नहीं पढ़ाया, जैसे आपको सबको एक साथ पढ़ाएंगे वैसे इसको भी पूरे बैच के साथ पढ़ाया, ठीक है। लेकिन आपको अपनी अपने अपने अंदर चेंजेस करने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया कि अगर तैयारी अच्छी हुई तो 120 मिनट मोर देन सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट। अब आगे चलते हैं बेटा, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम यहाँ पे कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी एक टॉपिक ले लेता हूं, थोड़ा बेसिक ले लेता हूं, और टॉपिक लेते हैं बेटा जी आपका कौन सा, इक्वेशन। कौन सा लेते हैं? इक्वेशन। दोस्तों 10th क्लास का चैप्टर है और आपके कोर्स में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है, आपके कोर्स में मैथ्स का ये चैप्टर नंबर 2 है।
और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन का मतलब अगर पूछे कोई, तो इक्वेशन का मतलब होता है जहां पे भी, मैं ऐसे बोलूंगा, इक्वेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट with the sign of equality. Statement with the sign of equality, इसी को बेटा जी क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। क्या मतलब समझ में आया? सर आपका नाम बताना बेटा। हाँ, राहुल, नाम तो सुना होगा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट विद द साइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें किसका साइन हो? इक्वल का साइन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू 2, तो क्या बेटा पहले मुझे बताओ, क्या इसे इक्वेशन बोलोगे? आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये इक्वेशन है? भाई ये तो x की वैल्यू लग रही है। आपसे पूछता हूं, क्या ये इक्वेशन है? आप बताओ। नहीं है। नाम बता दो। रमन, नमन, ठीक है। आप बताओ नाम बेटा। कनिष्का, बेटा ये इक्वेशन है? नहीं है। और अंशी, हाँ अंशी, ये इक्वेशन है या नहीं है? हाँ जी सर, नहीं है। सब बताओ भाई है या नहीं है? बेटा ये भी इक्वेशन है, ठीक है। और जहां पे भी इक्वल का साइन आएगा, क्या बोला? जहां पे भी इक्वल का साइन आएगा बेटा, हर उस चीज को, हर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? इक्वेशन। साथ के साथ मैंने बोला कि बेटा देखो क्लास में मैथ्स बैकग्राउंड भी है और नॉन मैथ्स, तो बेसिक से जाएंगे और बिल्कुल टॉप तक, जितना मैक्सिमम पेपर में आ सकता है उतना जाएंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पेपर से भी अगर हम हायर लेवल करके जाते हैं तो फिर पेपर का लेवल क्या लगता है? नॉर्मल, हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर पेपर वाला लेवल भी करा ना बस, तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूं, ठीक है। फिलहाल देखिए, अब जैसे अगर मैं कई बार, जैसे आपने मना करा यहाँ पे कि x इक्वल टू 2 इक्वेशन नहीं है, और अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है कि हाँ यार इक्वेशन है। अच्छा, इसके अलावा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? ये तो पूरी फीलिंग है, ये इक्वेशन है। लेकिन आप यहां पे देख रहे होंगे ये कौन सी इक्वेशन है? वन वेरिएबल वाली। कौन सी है बेटा? वन वेरिएबल वाली। इसके अलावा आपका इक्वेशन ये भी होती है बेटा, और मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 10। आप सब समझ गए? या y इक्वल टू 5x प्लस में 15। आप सब समझ गए कि ये इक्वेशन कौन सी है? टू वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा यहां पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये, इनको ना हम बोलेंगे, ये पूरी की पूरी जो टाइप है, और मैं इसको कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूं, बस एक मिनट दीजिएगा। हाँ, ये बेटा जी आपकी कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। कौन सी है बेटा? ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? जहां पे वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर 1। अब देखो x की पावर कितनी है यहां? 1। x की पावर, y की पावर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है बेटा जी? लीनियर इक्वेशन। समझ में आता है बेटा? अच्छा जी, साथ के साथ लीनियर इक्वेशन में एक और भी होती है, इसको लिख देते हैं, मैं यहां मेंशन कर देता हूं।
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोला मैंने? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है, जरा पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते क्या होता था, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, सीएमए के बच्चे कौन कौन है यहाँ? ठीक है, सीएमए वाले बच्चे भी ध्यान दें, आपके कोर्स में भी सेम चैप्टर है, सिर्फ एलआर को छोड़ के और एक दो तीन चैप्टर को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस कैसा कर रखा है? सेम कर रखा है। मैं वही पहले करवाऊंगा जो कैसा है, सेम है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपका आपके कोर्स में इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख रखा है, जबकि उसमें लीनियर इक्वेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले ही बता दूं आपको। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर शुरुआत करें तो मान लिया आपसे पूछ लेते हैं, सर बताओ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? अरे हाँ जी बेटा, आप बताना बच्चे। यार क्या कर रहे हो तुम, तो बिल्कुल ही भोले बन गए हो। हाँ जी, नहीं पता? सर आप बताइए। ठीक है कोई बात नहीं, चलो आप बताना बेटा। नहीं पता, क्या बात है। आपका नाम बताओ। संचिता। तो आपका नाम क्या है सर? हैप्पी। हैप्पी पता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया कि रिक्वायरमेंट बेसिक से पढ़ने की है, और यहाँ पे किसी एक को नहीं बल्कि पूरे बैच को ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जरा देखिए, लेकिन बच्चे मैं आपको सही बताऊं, आप ये कोर्स चूज करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ये पढ़ाता हूँ। यार हमने अपने अपने आप को देखा है 12th तक हम कैसे थे, नंबर आते थे लेकिन हम ना बड़े लॉजिकल नहीं थे। लेकिन जब से हमने फिर सीए पढ़ाना शुरू करा, मतलब सॉरी पढ़ाना नहीं, पहले पढ़ना शुरू करा, तो हमें जब चीजों का लॉजिक्स पता चले तो फिर हमारे अंदर जो चेंजेस आए वो आज तक भी भूला नहीं हूं मैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कोर्स किसी को कुछ भी करना हो तब भी ये कोर्स आपको क्या बना सकता है? इंटेलिजेंट बनने का कोर्स है ये, ठीक है। तो फिलहाल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब बेटा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब है दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन। बोल के बताओ, क्या बोला? दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल वाली तीन इक्वेशन। बोलो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कोई मतलब पूछे तो क्या बताओगे? दो वेरिएबल वाली, और अगर तीन वेरिएबल हुए तो तीन इक्वेशन। चार वेरिएबल मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि चार वेरिएबल कभी पढ़ा ही नहीं हमने, है ना। आपने जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है मैट्रिसेस पढ़ा था, वहां पे भी तो मैक्सिमम कितने वेरिएबल वाला था? तीन। 4x4 की थी मैट्रिक्स? कोई नहीं दी ना। तो यहां पे आप जरा देखो, मैं लिख के दिखा देता हूं। और जैसे आपका लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 20। तो दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन, और ऐसे ही 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y प्लस में 5z इज इक्वल टू 12, 15x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल्स टू 10। समझ गए? तो इसको बोलते हैं बेटा जी क्या? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार के लिए सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं जो पढ़ाया। इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें किसका साइन हो? इक्वल। जिसमें किसका साइन हो? इक्वेशन में सबसे पहली कैटेगरी होती है लीनियर इक्वेशन। कौन सी कैटेगरी होती है? जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा जी, लीनियर इक्वेशन कितने टाइप की होती है? वन वेरिएबल, बोल के बताओ, या फिर, और या फिर साइमल्टेनियस लीनियर। बस तीन कैटेगरी। एग्रीड इस बात से? वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, या फिर साइमल्टेनियस लीनियर, जो हमारे कोर्स में, ठीक है। अच्छा जी सर, इसके बाद कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम पहले वो डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे आज की क्लास में? लीनियर इक्वेशन और उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक बात याद रखना दोस्तों, मैंने कहा ना नॉलेज के लिए पढ़ना है हमें, कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जब सब कुछ पता होगा तो पेपर में जो आएगा वो जो पूछेगा बता देंगे। बेटा हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, हर इक्वेशन का। आ रही बात समझ में?
हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है और हर ग्राफ की एक इक्वेशन। इसको सिर्फ रटना नहीं है, इस बात को समझो। जैसे अगर मान लिया मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, ये देखो वन वेरिएबल वाला लिखता हूं, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। बेटा देखो आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा ठीक है ना, ये है राहुल, वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। दोस्तों अगर तुम पूछो सर इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ पेपर में आए चाहे ना आए, मैंने बोला ना हमें हर चीज पता होनी चाहिए। सर जब पेपर में नहीं आएगी तो क्यों पता करनी? अरे पेपर में ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन इस नॉलेज से आप कुछ सीखोगे और उसका फायदा आपको फ्यूचर में होगा। फ्यूचर मतलब कोई आगे के लेवल्स की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर मतलब इसी फाउंडेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो सबको पता है कि ये 10 इधर चला जाएगा और 2 से, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 5। दोस्तों ये याद होगा इतना तो सबको, ये x एक्सिस है और ये, दोस्तों एक बात और सुनो, अगर कहीं पे दिक्कत आए, स्पेशली नॉन मैथ्स वाले और मैथ्स वाले भी, अगर कहीं दिक्कत आए बेटा, आप लोगों का अपलिफ्टमेंट सिर्फ मेरी ही अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी भी है। आपको सिर्फ मेरे सामने ये बोलना है कि सर मुझे ये नहीं पता, प्लीज एक बार बता दो, लेकिन ये बोलना है, चुप रहने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि बेटा मैं कितना जज कैसे करूंगा आपके, मैं बिल्कुल एक एक बच्चे का फेस रीड करता रहता हूँ कि किसको आता है किसको नहीं, लेकिन कई बार नहीं समझ पाते हम। देखो इतना कैसे समझ कि चेहरा देख के अरे आया कि नहीं आया, पता चल जाता है। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, आपके चेहरे पे लिखा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जज नहीं करा जा सकता, तो आप लोगों को भी बोलना है। तो फिलहाल देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, तो दोस्तों x की वैल्यू 5 का मतलब यानी कि इसकी लाइन कैसी बनेगी, ये वाली। अगर कोई पूछे कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो आप जवाब दोगे 2x माइनस 10 इक्वल टू, है ना? तो अच्छा, अगर कोई पूछे 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 10, तो मैं एग्जैक्ट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने में इंटरेस्टेड हूं कि इसकी लाइन भी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और कैसी बनेगी, डाउनवर्ड। सर कैसे पता चलता है स्ट्रेट लाइन? तो यहां पे ध्यान से सुन लेना नमन, सारी की सारी लीनियर इक्वेशन, रिपीट करो, सारी की सारी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है वो? ठीक है ना? अच्छा अपवर्ड डाउनवर्ड बताऊंगा आगे, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बता दिया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। लाउडली, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? चलिए ये अच्छी बात है, समझ के रटना भी है, क्योंकि समझने के बाद भूल गए तो पेपर में कोई फायदा नहीं, ठीक है? अच्छा तो यहां पे मैंने आप लोगों को ये बात बताई। आइए मैं अब आप लोग, अच्छा एक चीज और दोस्तों, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स को भी और वाई को भी। बेटा जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले भी हैं वो भी ध्यान से सुनना। बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट, क्या पढ़ा था चैप्टर, क्या मतलब था बता देता हूं। जब भी ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो वो दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, एक्स को और, तो जो एक्स वैल्यू होती है उसका नाम होता है बेटा जी आपका एब्सिसा, क्या नाम होता है? और जो y की वैल्यू होती है उसका नाम होता है बेटा जी आपका क्या, ऑर्डिनेट। और दोस्तों इन दोनों को मिला के जॉइंटली पता है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बताना चाह रहा था, ये बात इसलिए छेड़ी मैंने कि अगर लाइन के ऊपर, क्या बोला, लाइन के अगर कोई पॉइंट होगा, अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा वो लाइन की इक्वेशन को? जैसे मैं मान लेता हूं कि ये वाली इक्वेशन की लाइन है ना, ये वाली, सपोज कर लो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 2। आइए चेक करना क्या होगा, x की जगह क्या रखूंगा 2 और y की जगह क्या रखूंगा, बेटा क्या हुआ जरा बताओ, LHS इक्वल टू, तो याद रखना इसको बोलते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। क्या बोलते हैं इक्वेशन को?
तो आज और आज के बाद हमेशा याद रखना कि अगर किसी ग्राफ पे कोई पॉइंट है तो वो उस ग्राफ की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। वो उस ग्राफ की इक्वेशन को क्या करेगा, और सेटिस्फाई का मतलब है कि जब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो एलएचएस इक्वल टू, पक्का, ठीक है, वेरी गुड। आइए अब जरा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कहीं दिख रहा है इक्वेशन, नहीं है ना? ये देख लीजिए, मैं डाउनलोड ही कर लेता हूं, 1 मिनट लगेगा। सीएमए वाले बच्चों एक बात आपको बता दूं, सीएमए के कोर्स में जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पता है कहां से उठाते हैं? कई अटेम्प्ट देख चुका मैं। आईसीआई की बुक से उठाते हैं, ठीक है? तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है? और सीए वाले बच्चे भी इस बात को समझें, यहाँ पे बेटा फायदा है, यहाँ पे फायदा है कि सीए में बस इतना सारी कमियां बता दी कि कैलकुलेटर अलाउड है बट टाइम कम है, पेपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज का फायदा है कि पेपर में क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो हम करके जाएंगे रिपीट होते हैं। यस बेटा, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसा करके जाओगे, अगर सारे करके जाओगे तो वहां पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों का क्या पाओगे, रिपीटिशन। तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, एक कोर्स होता है, आपने सुना होगा, एसीसीए सुना है? वो कोर्स जो है वो महंगे तो है ही हैं, साथ के साथ उनका पेपर कैसा आता है, उनके पेपर में वो नहीं होता, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? केस स्टडीज। सीए में फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक ये फायदा है कि आप चाहो तो इतने क्वेश्चंस कर सकते हो कि पेपर का हर एक क्वेश्चन आपका कैसा आए, करा हुआ है। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, तो यहां पे आप जरा देख लीजिएगा, मैंने इक्वेशन का आपको मीनिंग बताया। आइए इस पे बेस्ड, जैसे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। और सबसे पहले हैं वन वेरिएबल वाले, कौन से है बेटा? तो यहां पे आप नोटिस करिए कि आपका, मैं थोड़ा सा इसे एनलार्ज करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, देखिए, आई थिंक रीडेबल है आप लोगों के लिए। द इक्वेशन -7x, द इक्वेशन -7x, और एक मिनट देखिएगा, हाँ जी, द इक्वेशन -7x + 1
इक्वल टू 5 माइनस 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कुछ बच्चे यहां सॉल्व करने बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे यहां पे सॉल्व क्या करते हैं, और मैं ये भी मेंशन कर देता हूं। हाँ जी, कुछ बच्चे यहां पे क्या करेंगे, इसको मतलब कि इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, देखो लेंगे और ऐसे करने बैठ जाएंगे। ये 7x इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो 1 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 7x उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और माइनस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर x की वैल्यू -4 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बेटा? इस क्वेश्चन के लिए तो चलो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इतना बेसिक की हद ही है, लेकिन बेटा पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। सर इतना आसान क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, या इस टाइप के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें? इतने आसान क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस टाइप का आ सकता है, अभी करवा के दिखाता हूं, लेकिन इस इतने आसान की एक्सपेक्टेशन ना रखें। तुमने कहा फिर आप क्या कहना चाहते हो? भाई मैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में करूं तो मैं तो आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले मैं लूंगा और मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा कि पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 2, तो इस क्वेश्चन में तो चलो फिर भी जज कर लूंगा मैं, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं, मैं तो लूंगा सीधा, मेरे दिमाग में चल रहा है, लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, लेकिन अदरवाइज मेरे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे 2 रखा तो ये कितना हो गया, -7 इंटू 2 -14 प्लस 1 -13, ये LHS है ना। और राइट हैंड साइड में फिर दिमाग लगाया कि 5 -3 और 2, तो बेटा ये हो जाएगा 6, 5 -6 करूंगा तो -1, मैंने कहा यार ये आंसर नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्या लगूंगा, -1 रखूंगा, क्या रखूंगा, -1, ये ए ऑप्शन था जो कि मैच नहीं हुआ, क्रॉस कर दो। फिर मैं रखूंगा बी ऑप्शन जो कि क्या था, -1, तो मैं ये बता रहा हूं कि दिमाग कैसे चल रहा है, -7 x की जगह -1 प्लस 1 कितना हुआ, +7 और 1 8, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गया 5 -3 x की जगह -1 कितना हो गया 8, LHS इक्वल टू RHS, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को जस्टिफाइड करना, बच्चा कह रहा है सर फिर ऐसे तो बेटर, बच्चे को लग रहा है कि ये बेटर है, मैंने कहा क्यों, कहता है इसमें एक बार में आंसर आ रहा है, आप तो हमसे कितनी बार ट्राई करवाओगे, 4-4 बार। ये तो छोटा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा आपका, लेंदी वाला भी होगा। लेंदी वाले में आप सॉल्व करने पे शायद एक बार में आंसर निकाल दो, और कई बार हो सकता है आप सॉल्व भी ना कर पाओ। ठीक है, वैल्यू पुट करने से सबसे बेस्ट क्या हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही वही है। क्या बोला, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही वही है। सर कैलकुलेशन, बेटा कैलकुलेटर है तो सही, कैलकुलेटर की भी हैबिट ऐसी डलवा देंगे कि आप 2 + 2 भी किससे करोगे, कैलकुलेटर से। ठीक है, फिलहाल आप जरा देखो, इससे आगे चलते हैं, और हाँ जी ये देखो अगला क्वेश्चन, मैं नहीं कर रहा आप लोग करो, और मैं कहता हूं बिना लिखे करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देख रहे हैं यहां पे अगर सॉल्व करने बैठे कहीं एलसीएम लेंगे, है ना, वैल्यू पुट करो, मैं हेल्प करता हूं। चलो बेटा यहां पे आप जरा देखिए, x की जगह 20 रखता हूं, राहुल 20 + 4 कितना हुआ, 24, 24 को 4 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन कितना आया, 6, 20 - 5 कितना हुआ, 15/3, पहले 6 आया था, अब 5 आ गया, दोनों का टोटल 11, LHS इक्वल टू, क्या लिखना पड़ा, क्या ये 1 मिनट में हो सकता है, हो सकता है। अच्छा तुम सोचो कि ये तो आसान है, हाँ बिल्कुल मैं तो खुद ही कह रहा हूं, लेकिन ये थोड़ी आसान है तो एक्सरसाइज को छोड़ दे, ठीक है, करनी तो सारी है। अच्छा ये देखो, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना, या मैं ही करवाता हूं, आपको ये नहीं कहूंगा कभी कल को कहो कि आसान वाला खुद कर दिया, मुश्किल वाला हमसे करवा रहे हैं, मैं ही करवाता हूं। 9 देखो बेटा, यहां पे ना कैलकुलेटर हेल्प करेगा आपको ज्यादा। बेटा कैलकुलेटर किस किस के पास है, कौन कौन लाया कैलकुलेटर, एक तो कैलकुलेटर अभी क्लास के बाद देख के जाना, मैं बता देता हूं कैलकुलेटर आएगा कैसियो का,
कैसियो का 12D, क्या क्या बोला मॉडल नंबर? कैसियो का 12D। मैं दिखा दूंगा, आप फोटो क्लिक कर लेना चाहे, ठीक है। वही कैलकुलेटर खरीदेंगे जिन्होंने खरीदना है, और जिसने नहीं खरीद मतलब पहले से है, पेरेंट्स का है या पहले से रखा है घर में, वो मुझे दिखा देंगे कि कैलकुलेटर वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सबके कैलकुलेटर सेम हो। उसमें क्या होता है, स्टेप्स कई बार ना फर्क आ जाता है, अलग अलग कैलकुलेटर में थोड़ा फर्क आता है, स्टेप्स का फर्क आ जाता है कई बार, तो फिर वो बच्चे के लिए ना स्टेप्स मॉडिफाई करने पड़ते हैं, जिसका कैलकुलेटर अलग होगा। तो सबका सेम होगा तो स्टेप्स भी सबके सेम हो जाए। अच्छा, फिलहाल यहां पे आप जरा देखो, मैं दिमाग लगाता हूं और पहले ये क्वेश्चन करवा दूं। भाई मेरा दिमाग तो यहां पे ये चल रहा है कि बेटा अब इसे बताओ ना, इसे सॉल्व करने बैठोगे होगा मुश्किल कि नहीं होगा, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 रखता हूं, तुझे पता है ना अगर यहां 0 रखा तो ये क्या हो गया, पहली टर्म 0 आ जाएगी। फिर 1 में 0.05, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। फिर यहां पे 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर 1 में 0.0005 क्या आएगा, मैं जज भी कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता दिमाग। क्या ये 0 बन रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है, ए ऑप्शन। क्या इतनी सी बात के लिए लिखना जरूरी है, और जिसके लिए है तो वो लिख के करे, लेकिन धीरे धीरे जब वो खूब प्रैक्टिस कर लेगा तो वो इतना यूज्ड हो जाएगा कि उसे भी आखिरी तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को? पहले जरूरी है सीखना। स्कूटी या बाइक या कार तेज चलाना सीखते हो, तेज चलाना सीखते हो, स्लो चलाना सीखते हो? स्लो आ गई, तेज तो कोई तेज सिखाता ही नहीं है, तेज धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंसान तेज अपने आप चलाता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे फास्ट अपने आप हो जाओगे आप, ठीक है। अगला बी ऑप्शन देखता हूं यार, एक्स की जगह अगर 1 रखूं यहां पे, ये हो जाएगा 1 में 0.5। मैं कहता हूं जबरदस्ती दिमाग ही नहीं लगा रहा मैं तो, और ये 0.05, यार क्या ये दोनों बराबर है कोई? अरे बोलो, ये 0.5 है और ये 0.05 है, क्या बराबर नहीं है? तो ये कैंसिल होने वाले। अच्छा, अगला देखना, 1 में 0.005 और 1 में 0.0005, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है तो ये कैंसिल होने वाले, और यहां पे भी आंसर 0 के इक्वल, हटा दो। आ रही है बात समझ में? अब अगर बात करते हैं सी ऑप्शन की, कैलकुलेटर होता तो और अच्छा होता। 10 में 0.5, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कितना आता है, पॉइंट किसी भी नंबर को अगर 0.5 से डिवाइड करा तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई राहुल, इसका लॉजिक है। 0.5 का मतलब इतना तो समझता है भाई, 1/2। 2 कहां आ गया, क्या हो गया, 20। अच्छा सर, 1 में 0.05, बेटा मैं आपको बता दूं, जब 0.5 ऊपर जाके 2 बनता है तो 0.05 ऊपर जाके क्या बनेगा, 20। क्या बनेगा? अच्छा जी, और सुनो, यहां पे x की जगह 10 रखा, कैलकुलेटर से करेंगे हम, ये दिमाग इतना नहीं लगाएंगे, कैलकुलेटर अपने आप बता देगा क्या चीज है। 10 में 0.0005 मुझे पहले से पता है, और अगेन मैंने कहा कैलकुलेटर की वजह से, तो आपका ये 2000, और ये हो जाएगा आपका 1 में 0.0005। आप करके देखना कैलकुलेटर पे कितना आएगा, 2000। बेटा क्या चीजें कैंसिल होती हुई दिख रही हैं, किसके बराबर आ रहा है, एलएचएस इक्वल टू, ठीक है। तो देख लो, टाइप तो सेम था, क्या ये पहले जितना आसान था, ये फर्स्ट वाले जितना आसान नहीं था। तो मैंने बोला टाइप तो आ सकता है लेकिन वो उतना आसान नहीं आएगा, अगर आएगा तो ऐसा आएगा। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अभी के अभी खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करके देखो। क्वेश्चन नंबर 8 करना कैसे है, सही तरीका है, वैल्यू पुट करनी है, और एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो और एक बार, अच्छा पूरा एल्जेब्रिकली सॉल्व मत करना, लिख लेना, लेकिन वैल्यू पुट करने वाला तरीका ही लिखना अगर करना है, ठीक है। और अगर बिना लिखे करते हो तो और बेटर है, लेकिन आपकी चॉइस है, जैसा ठीक लगे।
रफ के हिसाब से, कोई फेयर नहीं, ठीक है। बेटा क्या आ रहा है आंसर 8 का? किसी ने निकाला है अभी? कर रहे? कितने ऑप्शन ट्राई कर लिए? बहुत बढ़िया, कर जल्दी कर। सबसे पहले आंसर बताना है, मोबाइल पे मत कर, वैसे कर ले। कैलकुलेशंस वीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलो। कौन सा कर रही हो ऑप्शन ट्राई बेटा? लास्ट वाला, ठीक है। तो अगर पहले 3 नहीं है तो फिर लास्ट वाला ही आंसर होगा, फिर तो ट्राई नहीं करना। अगर पहले 3 से मैच नहीं करा तो लास्ट वाला ट्राई भी क्यों करना? और मैं एक काम करता हूं, जब तुमने बताया तो फिर मैं लास्ट वाला ही ट्राई करता हूं। ये देखना सभी बेटा, यहां पे x की जगह 7, मेरे साथ बताएंगे 12 इंटू 7 कितना हो गया? 12 7 जा कितना होता है? 84, प्लस में 85 अपॉन में 4। बेटा 85 अपॉन में 4 डिवाइड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब आगे देखते हैं। 15 7 जब 10 105 माइनस 1 104 और 104 अपॉन में 5, तो ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि बेटा सबको याद होगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आया था 85/4। मेरे को लगता है कि शायद ये मैच ना करे, लेकिन चलो चेक करते हैं। और ये आया था, तुमने बताया 104/5। अच्छा यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं x की जगह 7, 7 3 जा 21 माइनस 1 कितना हो गया? और यहाँ पे 7 करता हूं, 7 2 जा 14, 14 माइनस 5। तो दोस्तों एक बात बताओ, एलसीएम लेंगे अगर तो यहाँ पे 20 लिया जाएगा। अब यहाँ पे 20 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 की। अरे नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 416 प्लस में 9, और ये हो जाएगा कुल मिला के 425 अपॉन में 20। अब 5 से कट करता हूं, यहां 4 आएगा, और यस ऑफ कोर्स 85/, तो आपका आंसर कितना हो गया? ठीक है। अच्छा एक और बात, जैसे यहाँ पे ना थोड़ा फ्रैक्शन आ रहा था, अभी हर चीज माइंड में नहीं हो सकती, तो जब अगर कहीं दिक्कत आए, जोर पड़े, तो क्या करेंगे? छोटा छोटा पेपर में लिखना शुरू कर देंगे। अपने आप को क्या रखना है? कंफर्टेबल। जितना सोच सकते हैं उतना सोचना है, नहीं सोच पा रहे लिखना है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि हम बहुत फास्ट हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखना जरा। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, क्योंकि सबको पता है अब सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस करना है और एलएचएस इक्वल टू। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। हैंड रेस करेगा, आंसर नहीं बताएगा बच्चा कोई। हैंड रेस करोगे, आंसर नहीं बताओगे। ऑनलाइन बेटा कोई बच्चा है तो एटलीस्ट रिप्लाई करे। कौन बच्चा है ऑनलाइन? हाय लिख के भेजे बेटा। ए से मैच हो गया। और यहां पे आप जरा देखिए, ओके रिया, रिया जितना बता रहे हैं समझ में आ रहा है आपको?
और ये भी बताओ कि आप मैथ्स बैकग्राउंड हो कि नॉन मैथ्स। बेटा यहाँ पे देखते हैं, जैसे राहुल ने बताया मैं कर रहा हूं, मेरे साथ चलना जिसने नहीं किया हो अभी तक। भाई देख तू भी देख ले। अब 6 + 2 कितना होता है? 8। 6 - 3 कितना होता है? 3। 8 3 जा 24। 6 + 3 कितना होता है? 9। 6 - 4 कितना होता है? 2। तो 9 2 जा कितना हो गया? 18। पहले कितना आया था? 24। अब कितना आया? प्लस करो, कितना हो गया? 42। यहां रखो, 6 2 जा 12 -5 7। 7 को बाहर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। LHS इक्वल टू, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब देखो इसके और क्वेश्चन करवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि सब में क्या करना है? वैल्यू पुट करने के बाद LHS इक्वल टू, आती है बात समझ? आइए अभी लीनियर इक्वेशन ही करवा रहा हूं, लीनियर इक्वेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम करवाता हूं, लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करवाता हूं। और वर्ड प्रॉब्लम बेटा देखो ये भी बताता हूं 10th में कैसे करते थे, आप लोगों को ये याद दिलाता हूं 10th में आप कैसे करते थे यही वाले क्वेश्चन। इक्वेशन बना बना के, याद है? लेट द फर्स्ट नंबर ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर बी वाई। लेकिन तुम्हें पता है ना ये तरीका यहां कामयाब होगा? 1.5 पेज 100 क्वेश्चनों के लिए दे रखे हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, अगर मैं इसे स्कूल वाले तरीके से करूं तो लिखा है सम ऑफ टू नंबर इज 52। तो मैं बोलूंगा 10th क्लास में लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। तो सम कितना होगा? एंड देयर डिफरेंस। इन दोनों को सॉल्व करूंगा। भाई मेरे पे नहीं है इतना टाइम, आई एम सो बिजी पर्सन। सम 52 होना चाहिए, ए ऑप्शन क्रॉस, बी ऑप्शन क्रॉस, सी ऑप्शन टिक। डिफरेंस 2 आना चाहिए, यस 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये आंसर है। आ रही है बात समझ में? अगला, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल याद है सबको क्या होता है? ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये उसका डायगोनल है। अब जैसी डायगोनल बना मेरे दिमाग में आ गया कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और बेटा कितने साल पढ़ते हुए हो गए और कितने साल पढ़ाते हुए हो गए, आज तक नहीं देखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना और पाइथागोरस थ्योरम ना लगे। याद है पाइथागोरस थ्योरम? h² इक्वल टू p²। मैं याद दिलाता हूं h किसको कहते हैं? राइट, जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? h। और ये जो एंगल होता है ये थीटा बोलते थे, हालांकि यहाँ ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन अब मैं बताऊंगा तो वही लॉजिक बताऊंगा जो होता है। इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड क्या हो गई? बेस। तो आपसे पूछा है, एरिया पूछा है, तुम्हें ये पता है ना कि एरिया निकालने के लिए ये लेंथ चाहिए और ये ब्रेड्थ चाहिए। अच्छा याद रखना, जब स्कूल में थे तो मुझे आज तक ध्यान है कि हम इस बात पे भी कंफ्यूज होते थे कि लेंथ किसको ले, ब्रेड्थ किसको ले। ठीक है, आपसे पूछते हैं सर, आपका नाम बताना दोबारा। शुभम। मैं दो बोल रहा हूं, एक किसी चीज की मतलब रेक्टेंगल की एक साइड है 5 और एक साइड है 3। तो अब ये बताओ लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी? 5 क्या है यार? अब एक बात बता, ऐसे भी तो हो सकता है कि चौड़ाई ज्यादा हो। खैर मैं आपको सही बताऊं, लॉजिक ये है, जो भी साइड बड़ी है वो लेंथ है और जो भी साइड छोटी है वो ब्रेड्थ है। तो आप मतलब आप समझो कि मैं मानता हूं इसने सही तो बोला था, लेकिन एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया कि लॉजिक क्या है। तो खैर अभी देखिए जरा यहाँ पे बेटा, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं h² इज इक्वल टू p² प्लस में b²। तो बेटा यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा p का स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे उसने क्या बोला?
एंड वन ऑफ इट साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पे आपका मैं मान लेता हूं कि आपका ये 4 है, तो आप देखो यहां पे मेरे को क्या लिखना चाहिए फिर बेस की जगह पे 4। जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू है। अब देखो जैसे मैं तो अभी लिख रहा हूं, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें इतना सब करने के लिए, ये सब करने के लिए लिखने की जरूरत ना पड़े, और वो प्रैक्टिस से क्या करें। हाँ हाँ वो समझ गया। तो ये हो गया पी स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना होता है, और पी स्क्वायर अगर 9 होता है तो पी कितना होता है। तो बेटा एक बात आपको समझ में आ गई, लेंथ यहां की कितनी है 4, ब्रेड्थ यहां की कितनी है 3, और लेंथ एरिया जो होता है वो क्या होता है। तो यानी कि इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाएगा, आंसर क्या आएगा। अरे कोई दिक्कत, आगे चलते। डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में 56 को बांटना है। बेटा देखना ए ऑप्शन, दोनों का टोटल कितना है, यहां पे भी दोनों का टोटल कितना है, यहां पे भी दोनों का टोटल कितना है। मैं तो सोच रहा था बस एक का 56 होता, मैं तो सारे ऑप्शन क्या कर देता क्रॉस, लेकिन उन्होंने इतनी सहूलियत मुझे नहीं दी। कह रहे काम करें, क्वेश्चन भी सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आंसर ही बता देते हैं अगर इतना ही आसान चाहिए तो। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या करूं फिर। कहता है आगे पढ़ो, 56 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है जो पहले लिखा हो, मैंने ए ऑप्शन ही उठाया, और फर्स्ट पार्ट था 20, और उसका 3 टाइम्स, जब भी टाइम्स लिखा हो क्या करना होता है 60 हो गया। एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा, 1/3, कभी भी 1/3 हो समझ जाओ, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और ऐसे 1/3 1/5 तो क्या करना है डिवाइड। तो 1/3 ऑफ द सेकंड, बेटा 36 का 1/3 करना, यानी कि 36 को 3 से डिवाइड करना, कितना आया। कहता है कि 3 टाइम्स, फर्स्ट का 3 टाइम्स वाला वैल्यू और सेकंड की 1/3 वाली वैल्यू में डिफरेंस कितना है 48। जरा चेक करो यार 60 और 12 में डिफरेंस कितना होता है। कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर मैच, कुछ लिखने की जरूरत, अदरवाइज हम क्या बनाते बेटा अंशी, इक्वेशन बनाते रहते। तो आप समझो इक्वेशन बना के ही, ये वही 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन करने का तरीका अलग। बेटा वहां पे तो आप इक्वेशन के बगैर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन अवेलेबल, लेकिन अब ऑप्शन अवेलेबल है। यार तुम्हारे उसमें 12th में भी तो एमसीक्यू आते हैं, तो लेकिन वहां पे ये है कि आपको ना वैसे नहीं सिखाया जाता 12th में। 12th में जब भी, पता क्यों नहीं सिखाया जाता, क्योंकि आपके पास क्या होती है रफ शीट, आप उसे सॉल्व करके वहां पे कर सकते हो। ऐसे नहीं बोलते वो कि ऐसे करो, वैल्यू पुट करने वाले, मतलब आपने क्या सीखा है क्वेश्चन से आंसर, मैं यहां क्या सिखा रहा हूं आंसर से क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में। उसके पीछे की बस एक वजह है, रफ शीट आगे देखिए दोस्तों, पूरा आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाऊंगा मैं, बस हाँ मैंने बोला आपको अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है आगे चलते हैं और आगे का क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी ये देखो, सबसे पहले लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। राहुल कितने डिजिट का नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है भाई। अब 2 डिजिट का नंबर है और उसका सम क्या है 10। यार देखियो 2 डिजिट का ये है, डिजिट्स का सम कर, डिजिट्स का सम इनको कितना आता है। कहता है मैंने कहा कर दिया, चलो 10 आ गया। कहता है 18 माइनस करो उसमें से। मैंने कहा किस में से, कह रहा है नंबर में से। इफ द 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, नंबर में से 18 माइनस करो, करो 18 माइनस। मैंने कहा उससे क्या होगा, कहते हैं जो रिजल्टिंग नंबर आएगा ना, जो आंसर आएगा
उसके डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो बेटा, यही मैंने कहा ना, इसी तरीके से हम शार्प होते हैं। डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। मैंने 37 में से 18 माइनस करा बेटा, ये कितना आ गया 19। मैंने कहा यार डिजिट्स ऑफ रिजल्टिंग नंबर इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर। मैंने बी ट्राई करा, 73 7 और 3 कितना होता है 10। मैंने 18 माइनस करा, जल्दी बताओ 73 माइनस 18, बहुत बढ़िया 50 डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। बेटा बी ऑप्शन आपका। कुछ लिखना पड़ा? अगर इस तरीके से करते हैं ना, और इसमें ये तरीका कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरीके में बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, यकीन मानना बेटा हो जाएगा पेपर, ठीक है ना। 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में नहीं होता, 1.5 घंटे 2 घंटे में तो पूरा होगा ही होगा ना। लेकिन हाँ बच्चे, अब ना इस बार पढ़ाई ऐसी करो, अब पढ़ने के लिए, अब मजबूरी वाली पढ़ाई मत करो। स्कूल में तो कई बार ये भी फीलिंग, मतलब वहां पे अलग तरीके से पढ़ते थे, अब आप पढ़ो अपने शौक पूरे करने के लिए। भैया जितने शौक तुमने रख रखे हैं ना, ये गोल्ड वाला आईफोन चाहिए, आईफोन तो चलो अब तुम्हारे पास वैसे भी होगा बहुतों के पास, लेकिन गोल्ड वाला चाहिए अब हमें, है ना, जिसमें डायमंड लगे हो, या मतलब एक मजाक वाली बात है, जो भी आपने सोच रखा हो लाइफ में कि हाँ भाई मैं यहाँ घूमूं, ये करूं, मैं वो करूं, भैया सीधी सी बात है, वो किससे आएगा? पैसों से। और ध्यान रखना दोस्तों, पैसे कमाने लाइफ में बहुत जल्दी कमाने, और गलत तरीके से नहीं, और जल्दी कमाने का तरीका है ये क्वालिफिकेशन। यकीन मानना, अगर एक एक बार में हुए ना, आप अभी 17-18 साल के आसपास के हैं सभी, 22 मैक्सिमम 23 साल की उम्र में आप क्या बन सकते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट। और जहां आप चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, आज की सैलरी बता रहा हूं, 1.5 लाख रुपए एवरेज सैलरी, ठीक है। हालांकि 1.5 लाख रुपए पहले महीने तो बहुत अच्छे लगेंगे, 5-6 महीने बाद 1.5 लाख भी कम लगने लगेंगे। लेकिन ये बता देता हूं, आज के टाइम में एक चार्टेड अकाउंटेंट जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसे सीए में ना पहली सैलरी उतनी ज्यादा नहीं होती, 5 साल बाद सैलरी शूट करती है। एवरेज सैलरी बता रहा हूं इस समय पे एक एफसीए की, जिसको 5 साल हुए सीए बने हुए, 5 लाख रुपए पर मंथ, 60 लाख रुपए पर है एवरेज सैलरी है, मिनिमम सैलरी। और यानी कि इसका मतलब सुनो, कुछ लोग इससे भी ज्यादा कमाते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कहता, हम ये ऐसा तो नहीं होगा कि 5 लाख रुपए महीना के बाद कि हम अपनी शादी में गए, पाजी 15 मिनट और परफॉर्मेंस, मतलब दलजीत दोसांझ को बुला ले, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यकीन मानना बहुत कुछ होगा बेटा। क्या बोला मैंने? बहुत कुछ होगा। तो आप समझो कि इसकी शुरुआत है ये, ठीक है। और मैंने बोला बहुत पढ़ाइयां हैं बेटा, इतनी पढ़ाइयां हैं कि आपकी सैलरी इतनी भी हो सकती है जो कैलकुलेटर पे ना आए, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होगी? इस कोर्स से। एक बार अगर ये आप तेज हो गए ना, फिर जो मुझे आज बोलना पड़ रहा है, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर शायद तुम अपने से जूनियर्स को, जिसके आप वेल विशर हो, उसको बोलोगे कि भाई एक बार अगर ये हो गया तो फिर तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर कुछ पता नहीं होगा ना, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी नॉलेज आएगी कि समहाउ आप वो पता कर। समझ गए बात को? और सबसे बड़ी बात है बेटा, ये कोर्स जो है इंटरनेशनली, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो बाहर जॉब करूंगा, हाँ ऑफ कोर्स एक आध पेपर देने पड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ का टैक्स पैटर्न अलग है और कंट्रीज का टैक्स पैटर्न अलग है, तो टैक्स का तरीका जो होता है पढ़ने का वो सेम होता है। एक बार अगर आपने टैक्स पढ़ना सीख लिया, एक बार आपने अकाउंट बनाने सीख लिए, तो बस उनके रूल समझ लो, बस खत्म बात, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फोर्थ पार्ट। बेटा पार्ट वर्ड कभी भी लिखा होगा क्या करना है? डिवाइड। फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड, एक्सीड का मतलब दोबारा से ज्यादा है, फोर्थ पार्ट ज्यादा है किससे? सिक्स्थ पार्ट से। बेटा ध्यान रखना, जब भी ऐसे बोला जाए, पार्ट बोला जाए, डिवाइड करना है, बेटा मैंने लिया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में 84 का फोर्थ पार्ट डिवाइड बाय 4 करा, कितना आया? और फिर 84 का सिक्स्थ पार्ट कितना आया? क्या ये फोर्थ पार्ट है, क्या ये सिक्स्थ पार्ट है? क्या ये 6 ज्यादा, सॉरी 4 ज्यादा है? नहीं यार, यहां तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर, बी को वैसे क्रॉस कर दिया। क्यों सर? बेटा 44 का फोर्थ पार्ट तो निकाल सकता हूं,
लेकिन 44 का 6th पार्ट किस में आएगा? डेसिमल में। और डेसिमल में आने की वजह से फिर उनका गैप भी किस में आएगा? मैं दोबारा बोलता हूं, देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, लिखना नहीं पड़ा। 44 का 4th पार्ट सबको पता है 11, लेकिन 44 का जब 6th पार्ट निकालोगे बेटा डेसिमल में आएगा। अब जब डेसिमल आएगा तो उन दोनों का डिफरेंस भी किस में आएगा? क्या हमें डिफरेंस डेसिमल में दे रखा है? ये आंसर नहीं। 48 का 4th पार्ट बताओ दोस्तों, 12। 48 का 6th पार्ट बताओ दोस्तों, 8। दोनों में गैप बताओ दोस्तों, और आपका आंसर कितना हो गया? क्या कहते हो? सही है? कुछ लिखना पड़ रहा है? ये अभी हम लिख के भी कर रहे हैं ना, बाद में आप ये प्रैक्टिस कर करके क्या हो जाएगा, ऐसे करोगे हवा में। ठीक है, ध्यान रखना, जिस दिन आप ऐसे करने लग गए ना हवा में, बस आप समझो कि आप तरीका तो सीख गए। ठीक है, और वो कोई बहुत लंबी चौड़ी दिन नहीं है, बहुत जल्दी ये दिन आने वाला है। फिलहाल आगे देखिए, 10 ईयर एगो, एगो का मतलब होता है पहले। एगो का मतलब क्या होता है? तो 10 साल पहले की बात हो रही है। फादर की एज, फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, इसका मतलब क्या है? फादर की एज 4 टाइम्स है बेटे की एज का। मेरे को नहीं पता क्या आंसर है, मैंने उठाया ए ऑप्शन। अभी फादर कितने के? 50 के। सन कितने का है? 20 का। यार एक बात बताओ, 10 साल पहले, 10 ईयर एगो, फादर कितने होंगे? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। सन कितने का होगा? हर किसी को पार्टिसिपेटिव रहना है, चुप रह के पढ़ना नहीं है, हर किसी को पार्टिसिपेटिव रहना है। बेटा क्या होता है, ये कई सारे ये तरीके हैं अपने आप को इंटरेस्ट मेंटेन करने का, है ना? नहीं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कई बार फोन में दिमाग चला जाता है। नहीं, अपने आप को क्लास में कनेक्ट रखने का। मैं भी आपको कनेक्ट रखने के लिए एफर्ट डालूंगा, आप भी एफर्ट डालेंगे। तो देखो बेटा, क्या फादर 4 गुना है? यस सर। मैंने कहा यार एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कहता है आगे सुनो, 10 ईयर हैंस। 10 ईयर हैंस का मतलब होता है आज से 10 साल बाद। कब से? आज से 10 साल बाद। तो दोस्त एक बात बता, अगर आज से 10 साल बाद की बात करूं, आज से 10 साल बाद की बात करूं, तो यहां पे आपका फादर कितने के हो गए? बेटा कितने का हो गया? पक्का? फादर की एज कितनी है बेटे की? ट्वाइस। और क्वेश्चन ने भी यही बोला था, 10 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। यानी कि फादर की एज 2 टाइम्स है सन की एज का, बेटे की एज का। पहले से ही कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर। ध्यान रखना दोस्तों, सुनो, ये वाला जो तरीका है ना वैल्यू पुट करने वाला, इसमें अगर ए ऑप्शन से आंसर मैच कर जाए तब तो बड़ा बढ़िया लगता है। पहली बार ही ट्राई करा, आंसर मैच कर गया। अगर ए से ट्राई ना करे, बी से, सी से, और या फिर डी से मैच कर रहा है, तो फिर क्या होता है? 4-4 बार ट्राई करना पड़ता है। तो इंसान को क्या लगता है? बुरा लगता है। लेकिन बच्चे मैं आपको ये बताऊं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो ऐसा होता नहीं। धीरे धीरे ना ऐसा भी जज करने की लेवल आ जाएगा कि आपको ये समझ में आएगा, नहीं मुझे ए से नहीं, मुझे किससे ट्राई करना है? पहले ट्राई ही डी से करना है। या नहीं नहीं मुझे लग रहा है सी से आएगा, तो पहले ट्राई ही सी से करना है। तो वो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो धीरे धीरे आप जज कर पाओगे। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3200। प्रोडक्ट का मतलब जानते हो ना सभी? मल्टीप्लाई। एंड कोशेंट, कोशेंट का मतलब होता है, जैसे 10 अपॉन में 2 करूंगा तो 10 अपॉन में 2 कट करके क्या आता है? 5। ये इसको क्या कहते हैं? कोशेंट। मैं हर कुछ बताऊंगा बेटा, बेसिक, जितना बेसिक पूछोगे, 6th क्लास का भी पूछोगे वो भी बताऊंगा। लेकिन थोड़ा हमें क्या याद रखना है? जल्दी, है ना? हम 6th क्लास की तरह रोज रोज थोड़ी बताएंगे उसे। तो अब जरा देखो, प्रोडक्ट निकालो भाई। यहां पे 16 और 200 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है? 3200। अब 200 को 16 से डिवाइड कर, यार कुछ भी आएगा, ये पता है 2 नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला? कोशेंट। जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा? 2 आएगा। तो बेटा यहां पे कोशेंट आपका 2 नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं। बेटा 160 और 20, यस बेटा इसका प्रोडक्ट 3200 बनता है, लेकिन 160 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8। आंसर। 60 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 बनता है ना? आंसर
अब तो सोचना ही नहीं है, लगा दो डी। आया ना? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन? तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आज के लिए इतना टॉर्चर बहुत है आपका, और आप सीएमए वाले भी इस बुक से करेंगे। मैं आप में जैसे ये ओपन करिए बुक, जिस दिन डाउट्स की बारी आएगी कि भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिस दिन डाउट्स की बारी आएगी, जैसे बराबर में सीए वाली बुक का चैप्टर खोला हुआ है, बराबर में सीएमए वाले बच्चों की बुक का चैप्टर खोल दूंगा, जिसको जहां से पूछना है वो वहां से। ठीक है? तो दोस्तों ये आप जिन बच्चों को ये एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज ए जो है चैप्टर नंबर 2 की, ये आप कर सकते हैं, खुद से करेंगे, है ना? और इसका कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता देता हूं। इसको कैसे, मतलब जिनके पास अभी बुक नहीं है वो उनके लिए बता देता हूं। ये देखो, आपको एक साइट है ICAI.org, ठीक है? सीएमए वालों को स्पेशली ये क्लिक करा तो यहाँ पे ये साइट खुली, इसमें जाना है स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स के बाद मैं वैसे बताया तो बीओएस नॉलेज पोर्टल, इसमें जाना है स्टूडेंट्स में, बीओएस नॉलेज पोर्टल में। यार ये थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है? इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल करके ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? और स्टडी मटेरियल में फिर आपको फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन में फाउंडेशन क्लिक करना है, फिर आपका अकाउंट्स, मैथ्स, ऐसे करके 4 सब्जेक्ट आएंगे, तो आपको मैथ्स पे क्लिक करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्लिक करना है, फिर आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? मैं एक बार दोबारा फिर भी देख लेता हूँ यार, ये नीचे जैसी कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुको। थोड़ा सा वो लैपटॉप की प्रॉब्लम है, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, आगे करेंगे और क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है? आई होप क्लियर था जितना बताया सभी को। और कुछ नहीं तो मैसेज कन्वे हुआ कि किस तरीके का पेपर या किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पूरे सिलेबस में यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।